क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में प्रीमिड टर्म के चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और अपनी बुक में पेज नंबर 119 पेज पर ओपन करके रखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। बच्चों इस चैप्टर में हम आपको फोर्स के बारे में बताएंगे। फोर्स मतलब बल, वर्क मतलब कार्य और एनर्जी मतलब ऊर्जा। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि भाई फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है और इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फोर्स, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, यानी कि वो चल फिर सकती हैं। भाई लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो चल भी सकती हैं, सांस लेती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नहीं चल पाती। ठीक है, दे रिक्वायर फोर्स टू मेक दैम मूव। उन्हें मूव करने के लिए, चलने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, यानी कि जब उन पर फोर्स लगाया जाता है तभी वो आगे को बढ़ती हैं, आगे को वो मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज फोर्स टू पेंडल ए बाइसिकल एंड मूव इट फॉरवर्ड। भाई उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया है कि बाइसिकल को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसके पैडल पर फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि बल लगाना पड़ता है, तभी वो आगे को बढ़ती है। इट डज नॉट मूव इटसेल्फ, अपने आप वो आगे को नहीं बढ़ती है। वी अगेन यूज फोर्स ऑन द ब्रेक्स टू स्टॉप द बाइसिकल, और फिर दोबारा से उस पे हम फोर्स का यूज करेंगे किसी भी ब्रेकर पे उसे रोकने के लिए, यानी कि उसमें ब्रेक लगाने के लिए, बाइसिकल को रोकने के लिए। वी ऑल्सो यूज फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ बाइसिकल टू चेंज डायरेक्शन, और उसके जो हैंडल होते हैं बाइसिकल के उन पे फोर्स लगाया जाता है कोई भी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी कि किसी भी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उसके जो हैंडल होते हैं उन पर फोर्स लगाया जाता है और वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे देयरफॉर फोर्स कैन डू थ्री थिंग्स। भाई इसीलिए जो फोर्स होता है उसमें तीन थिंग्स होती हैं। ठीक है, पहली मूव ए बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसमें मूव कर सकती है, यानी कि किसी भी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो आगे को गति कर सकती है, यानी कि आगे को चल सकती है। स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और जो वस्तु या कोई भी बॉडी चल रही है उसको हम रोक सकते हैं। एंड चेंज डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, और चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फोर्स इज यूज टू मूव। भाई कोई एक मैन बना हुआ है और वो बाइसिकल चला रहा है, ठीक है, और चलाते हुए जब हम उसके पैडल पे फोर्स लगाएंगे तो वो आगे को चलेगी। आगे आ जाइए। अब किसी भी चीज को चलते हुए रोकने के लिए, ठीक है, तो उसके जो ब्रेकर होते हैं उन पे फोर्स लगाया जाता है तो वो रुक जाती है। अब आता है फोर्स इज यूज टू चेंज डायरेक्शन। भाई कोई भी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसके हैंडल पे फोर्स लगाया जाता है, इसलिए वो डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। वी डिफाइन फोर्स एज ए पुश और पुल दैट मेक्स ए बॉडी मूव और स्टॉप मूविंग। भाई जो फोर्स है उसको अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम फोर्स की परिभाषा दें तो उसकी परिभाषा क्या होगी, डिफाइन क्या होगी? फोर्स एज ए पुश और पुल दैट मेक्स ए बॉडी मूव और स्टॉप मूविंग। यानी कि फोर्स किसी भी वस्तु को, ठीक है, फोर्स किसी भी वस्तु को जब हम उसे धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, ठीक है, उसे मूव करने के लिए या चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है, यानी कि बल कहा जाता है। आगे, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। भाई ये जो हम फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल भी सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। टाइप्स ऑफ फोर्स। भाई फोर्स जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। भाई जो फोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। भाई वो फोर्स जिसमें हमें मसल्स का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा फोर्स जिसमें हम अपनी मसल्स के द्वारा कोई भी वर्क करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। यानी कि जब हम किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो जो हमारी मसल्स हैं वो उसमें काम करेंगी, तो वो हमारा मस्कुलर फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज पुशिंग ए डेस्क अक्रॉस द रूम। भाई जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बताया, भाई कोई एक व्यक्ति है और वो किसी भी डेस्क को पुश कर रहा है किसी भी रूम में, ठीक है, तो इसमें वो अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट विद हैंड, भाई कोई भी वस्तु अपने हाथों में पकड़ना, ठीक है, उठाना, तो वो क्या कहलाता है, वो भी, उसमें भी क्या आएगा, आपका मस्कुलर फोर्स आएगा। वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क, ठीक है। तो ये सभी जो थे उदाहरण, ये आपके मस्कुलर फोर्स के थे। आगे बात करते हैं वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स। भाई कुछ वेरियस टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल फोर्स की तरह, मतलब मैकेनिकल फोर्स के रूप में काम करते हैं। आगे बात करते हैं द फोर्स विद विच द अर्थ। भाई कुछ फोर्स जो होते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है, मून है और अदर सच लार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड देमसेल्व्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं कि जो अर्थ है और मून होता है और कुछ बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी ओर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने जो खेलने की जो बॉल होती है आप उसे ऊपर को उछालते हो तो अर्थ क्या करती है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि आप उसे चाहे जितना भी ऊपर उछालो तो वो आकर आपके नीचे ही आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसे अपनी ओर खींचती है। तो ये फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वो नीचे जमीन पर गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिरते हैं। आगे बात करते हैं द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए सरफेस टू स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फ्रिक्शनल फोर्स। भाई एक फोर्स ऐसा होता है जो किसी भी सरफेस पर, ठीक है, कोई ऐसी स्पेस होती है, कोई ऐसी परत होती है जिस पर वो स्टॉप, मतलब जिस पर वो फिसलता है, ठीक है, जिस पर वो फिसले या जिस पर वो रिपटे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहलाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप खेल के मैदान में जो बच्चे क्या स्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, तो स्लाइडिंग और उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। आगे आ जाइए, इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन वहां पर नहीं होता है, एनीथिंग दैट इज मूविंग वुड नेवर स्टॉप। अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है तो वो कोई भी चीज जो है, हाँ, वो नहीं रुकती, यानी कि स्टॉप नहीं होती, ठीक है। आगे है इफ देयर वाज टू मच फ्रिक्शन, यानी कि उन दोनों के बीच में बहुत कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और फ्रिक्शन के कारण ही वो मूव करती है। यानी कि जब आप फुटबॉल खेलते हो और फुटबॉल खेलते हुए आप जब गेंद पर किक मारते हो तो जिस प्रोसेस से, यानी कि जिस प्रोसेस से वो जाएगी, जिस फोर्स के कारण वो जाएगी, उस फोर्स में और जो हमारी ग्राउंड है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और जब वो रुक जाती है तब वो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर नहीं लगता, तो इसलिए वो बॉल रुक जाती है। आगे फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे कि कोई बॉल है और वो ग्राउंड में रोल कर रही है, यानी कि ग्राउंड में वो घूम रही है। स्लो डाउन एंड देन स्टॉप, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो रुक जाती है, और वो किसके कारण रुकती है, फ्रिक्शन के कारण रुकती है, ठीक है। आगे, द फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्टीयरिंग रोप, केबल or wire when it is pulled tightly by a force acting from opposite end is called elastic force। भाई एक फोर्स ऐसा होता है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे कि स्टीयरिंग रोप, ठीक है,
केबल का जो वायर होता है वो, और जो पुल मतलब किसी भी टाइट फोर्स से उसे खींचा जाना, यानी कि जैसे कि झूला होता है, ठीक है, जैसे कि कुआं होता है, कुएं में जो चरखी लगी हुई होती है वो। और इन दोनों के बीच में जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाता है, यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तब उसको इलास्टिक फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, व्हेन ए रबर बैंड इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स इज स्ट्रेचेस। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे कि रबर बैंड है, हम अपने हाथों में उसे लेते हैं और दोनों साइड से उसे खींचते हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये क्या कहलाता है, इलास्टिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क इज सैड टू बी डन व्हेन ए पुश और पुल मूव समथिंग दैट हैज वेट थ्रू ए डिस्टेंस। भाई जो वर्क उसे कहा जाता है, यानी कि वर्क जब होता है जब कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को या तो खींचा जाए या फिर धक्का मारा जाए, और उसमें जो लगाया गया बल जो होता है तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, यानी कि वर्क वो उसको कहा जाता है जब किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु पर उसे खींचा जाए या फिर धक्का मारा जाए, ठीक है, और जो भार उत्पन्न होता है, जो उसकी दूरी के डिस्टेंस, जो उसकी दूरी के कारण उसमें भार उत्पन्न होता है, वो वर्क कहलाता है। आगे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मूव ए चेयर टू द अदर रूम। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है कि भाई कोई भी चेयर है और उसे हम मूव करके किसी दूसरे कमरे में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी विल से यू हैव डन वर्क। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमने वर्क किया है। आगे, इन केस यू आर अनेबल टू मूव द चेयर बिकॉज इट इज हैवी, वी विल से यू हैव नॉट डन वर्क। लेकिन दूसरे केस में क्या बताते हैं कि अगर हम किसी भी चेयर को मूव नहीं कर रहे हैं और हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो भारी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। आगे, वर्क इज डन व्हेन ए लोड इज लिफ्टेड। भाई वर्क तभी होता है जब हम किसी भार को उठाते हैं, ठीक है, या डोर को ओपन करते हैं, या फ्लैग होस्टिंग करते हैं, या किसी अखरोट को तोड़ते हैं। तो इन सब में जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो वर्क किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, यानी कि कोई भी वर्क करना, और उसमें हम फोर्स का यूज भी करते हैं। आगे, देयरफॉर ए फोर्स is needed to bring the body into motion and thus do work। इसीलिए फोर्स की जरूरत होती है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वर्क यहाँ पर हुआ है। वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फॉर्मूला। भाई जब जो वर्क को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क तो ये वो होगा जो हमें निकालना होता है, और फोर्स यानी कि हमने उसमें कितना फोर्स लगाया है, और उसकी मल्टीप्लाई किस में होती है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी को तय किया है, ठीक है, तभी इसमें वर्क हमारा निकल कर आता है। आगे आ जाइए, when work is done there is a transfer of energy। भाई जो वर्क होता है, वर्क तभी होता है जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्या होता है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा। आगे बात करते हैं सिंपल मशीन। जो सिंपल मशीन होती हैं वो एक डिवाइस होती हैं जो कि दैट हेल्प्स मेक वर्क आइजर टू परफॉर्म। भाई सिंपल मशीन एक डिवाइस होती है जो कि हमारी मदद करती है हमारे काम को आसान बनाने के लिए। इट हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज। जो हमारी हेल्प करती है डिफरेंट तरीकों से। पहला है ट्रांसफर ए फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो ट्रांसफर के रूप में फोर्स में अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। आगे, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। भाई जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। भाई जो फोर्स का जो परिमाण होता है उसको बढ़ाने के लिए।
आगे है इंक्रीज द डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए फोर्स, यानी कि फोर्स की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो स्पीड होती है, उसको बढ़ाने के लिए सिंपल मशीन जो होती है वो हमारी हेल्प करती हैं। आगे हम बात करते हैं लीवर सिंपल मशीन्स के बारे में। भाई जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो 6 टाइप की होती हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट, a lever is a rigid bar that rotates around a fixed point called the fulcrum, used to lift और मूव लोड। भाई जो लीवर होता है वो एक हार्ड बार से जुड़ा हुआ होता है और इसके फिक्स पॉइंट पर ये चारों ओर घूमता रहता है, जिसको फुलक्रम कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो किया जाता है टू लिफ्ट और मूव लोड, यानी कि किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, और किसी भी भारी वजन को या लोड को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लीवर्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ सीजर। भाई कुछ साधारण से उदाहरण हैं लीवर के जिनमें इंक्लूड किया गया है सीजर के जो पेयर होते हैं वो, सीसा मतलब झूला, नट क्रैकर मतलब जो जिससे हम अखरोट को काटते हैं वो, व्हील बैरो होता है ठेला। आगे आ जाइए, बोतल ओपनर जो बोतल को खोलने का चाबी होती है उसको कहा गया है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे लीवर हैं। आगे आगे बात करते हैं हम व्हील एंड एक्सिल की। द व्हील एंड एक्सिल इज ए सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज व्हील फिक्स टू ए रोड कॉल्ड एन एक्सिल विच लिफ्ट्स और मूव लोड। बाई व्हील और एक्सिल एक सिंपल मशीन है जिसमें बहुत बड़े बड़े पहिए फिक्स होते हैं एक रोड के द्वारा, जिसको एक्सिल कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लोड को उठाने का काम करते हैं और उन्हें मूव करने का काम करते हैं। When either the wheel or axle turn, the other parts also turn। भाई जो ये व्हील है, व्हील और एक्सिल अगर टर्न होते हैं तो उसके अदर पार्ट्स भी टर्न होते हैं उसके साथ साथ। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सिल्स आर गेंट व्हील, स्टीयरिंग व्हील, टायर ऑफ व्हील्स एंड रोलिंग पिन। भाई व्हील और एक्सिल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गेंट व्हील है, स्टीयरिंग व्हील है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स है और रोलिंग पिन है। आगे बात करते हैं हम पुली की। पुली क्या होती है भाई, जो जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही है, एक चरखी की तरह होती है, ठीक है। आगे, ए पुली कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप टू राइज। भाई एक पुली जो होती है वो एक कैसी होती है, एक चरखी की तरह होती है, उसमें एक पहिया लगा हुआ होता है और एक रस्सी नीचे की ओर लटकी हुई होती है, ठीक है, जो कि क्या काम करती है, लोड को उठाने का काम करती है। आगे, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ पुली आर सीन इन होस्टिंग ऑफ फ्लैग। भाई कुछ इसके साधारण से उदाहरण है पुलिंग के, ठीक है, जैसे कि जब फ्लैग को होस्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल है। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द ओपन वेल एंड ड्रॉइंग द कर्टेन फॉर ए स्टेज परफॉर्मेंस। और जैसे कि हम कुएं से जब पानी को खींचते हैं तो वो भी पुली के द्वारा किया जाता है। जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है उन पे जो पर्दे लगाए जाते हैं वो भी पुली, उसमें भी पुली का यूज किया जाता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हुए, पुली के एग्जाम्पल हुए। आगे हम बात करते हैं एन इंक्लिन्ड प्लेन। भाई इंक्लिन प्लेन क्या होता है, इंक्लिन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस होती है। क्या होती है, एक स्लोपिंग सरफेस मतलब जिस पर कोई भी फिसल जाता है, ठीक है, थोड़ी फिसलनदार, मतलब ये स्लोप होता है, इसमें थोड़ा झुकाव होता है। आगे, द इंक्लिन प्लेन मेक्स इट आइजर टू मूव ए लोड फ्रॉम लो सरफेस टू हाई सरफेस। भाई इंक्लिन प्लेन जो वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें किसी भी भारी वजन को मूव किया जा सके उस सरफेस में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि एक रैंप, जैसे कि रैंप बनी हुई होती है वो इंक्लिन प्लेन का ही एग्जाम्पल है। ए स्लाइड इन द प्लेग्राउंड, जैसे कि प्लेग्राउंड में स्लाइड करते हैं, ठीक है। एंड द स्टीप रोड लीडिंग अप ए हिल। भाई जैसे कि प्लेग्राउंड में स्लाइड बनाई जाती हैं और वो इस तरीके से दिखाई देती हैं, इस तरीके से एक रोड की तरह दिखाई देती हैं जैसे कि वो एक पहाड़ पर चढ़ रही हों। आगे, ए वेज इज ए मॉडिफिकेशन इन द इंक्लिन प्लेन। भाई जो वेज होता है यानी कि कील या फिर चाकू कह सकते हैं उसको,
चाकू की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है। ये इंक्लिन प्लेन का ही मॉडिफिकेशन, यानी कि इंक्लिन प्लेन को ही मॉडिफाइड किया गया है। जो वेज होता है इसका यूज सेपरेट करने में किया जाता है, यानी कि अलग अलग करने में किया जाता है, या किसी भी चीज को पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए वेज हैज ए लीस्ट वन स्लैंटिंग सरफेस एंडिंग ए शार्प एज। भाई जो वेज होती है वो एक साइड से स्लैंटिंग सरफेस होती है, और जो उनका एंड होता है वो किनारों से कैसी शार्प किनारे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज धार वाले उनके किनारे होते हैं। आगे है दिस हेल्प्स टू कट थिंग्स। ये किसी भी चीज को काटने में हेल्प करते हैं। कॉमन एग्जांपल दिए गए जैसे कि नाइफ है, एक्स है, चीजल है, ईटीसी, यानी कि जैसे चाकू होता है, कुल्हाड़ी होते हैं, वो सब वेज में ही आते हैं। आगे बात करते हैं स्क्रू की। स्क्रू होता है पेंच। द स्क्रू इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एन इंक्लिन प्लेन। ये भी एक इंक्लिन प्लेन का मॉडिफाइड वर्जन है। इट इज इंक्लिन प्लेन रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर दैट हैज ए शार्प पॉइंटेड एंड। बाय इंक्लिन प्लेन भी एक ऐसा है जिसके चारों ओर सर्कल में धारें बनी हुई होती हैं, ठीक है, और जो उसका पॉइंटेड एंड होता है एक छोर से वो नुकीला होता है। स्क्रू आर टर्न विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर। भाई जो स्क्रू होता है उसे बदला जाता है किसकी हेल्प से? स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। एज द रोटेट दे ऑल्सो मूव्ड फॉरवर्ड, जिससे कि वो उसमें आगे की ओर बढ़ जाता है, उसमें आगे की ओर घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। सो दे हेल्प टू अटैच थिंग्स टू ईच अदर, जिससे वो एक दूसरी वस्तुओं से उसे जोड़ा जा सके। आगे टू और मोर सिंपल मशीन कैन बी कंबाइंड इन सच ए वे दैट दे वर्क एज ए सिंगल मशीन। भाई दो या दो से ज्यादा जो सिंपल मशीन्स होती हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जो एक मशीन से डिफरेंट वर्क हो सकते हैं, ठीक है, उनमें जोड़ा जा सकता है। इस तरह की मशीन्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एनर्जी की। भाई एनर्जी क्या होती है? ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। भाई किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहा जाता है। व्हेन वी वॉक, रन, टॉक, प्ले, सी एंड लिफ्ट लोड, जैसे कि घूमना, ठीक है, घूमना, रन, टॉक, प्ले, खेलना, कूदना, किसी भी बोझे को उठाना, तो उन सब में एनर्जी का यूज होता है। और जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। आगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी के स्रोत के बारे में बात करते हैं। सन, सबसे पहला जो स्रोत है हमारा, जो सोर्सेज है वो है सन। द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। भाई जो हमारी अर्थ में जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है वो क्या है? हमारा सन है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी कहलाती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सन एनर्जी को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेती है और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं। फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म। भाई जो फूड बनाते हैं वो उस फूड में जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। मैन एंड एनिमल्स ईट फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू स्टे अलाइव। भाई जो मैन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो खाना खाते हैं और खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वो काम करते हैं और क्या करते हैं? अपनी लाइफ को जीते हैं। आगे वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी टू फॉर्म द सन। भाई हमें जो सन है, सन से हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, यानी कि सन हमें हीट और लाइट एनर्जी देते हैं। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भाई सोलर एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। द एटम्स एंड द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर टू अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। भाई जैसे कि एटम्स है यानी कि परमाणु है, और जो हॉट इंटीरियर्स होते हैं हमारी अर्थ पर, ये दो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड वुड हैव मैकेनिकल एनर्जी। भाई जो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ईंधन होते हैं जैसे कि कोयला, ऑयल एंड वुड,
तो इन सभी से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट और लाइट एनर्जी में जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं। आगे हम बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में, यानी कि विंड के बारे में। वी कॉल विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड अस। भाई जैसे कि हमारे आसपास जो एयर चलती है, जो हवा चलती है, मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। एंड एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग हैज एनर्जी इन इट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसे एनर्जी में क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ द विंड कैन टर्न विंड मिल्स। और एनर्जी को और जो ये हवा में जो एनर्जी होती है, इसको विंड मिल्स में भेज दिया जाता है, यानी कि कन्वर्ट कर दिया जाता है। विच इज विच इन टर्न कैन मूव अदर मशीन्स कॉल्ड टर्बाइंस। और जो ये मशीनों के द्वारा, यानी कि जो एनर्जी मशीनों में भेजी जाती है, उन मशीन्स को क्या कहा जाता है? टर्बाइंस कहा जाता है। विच देन हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारी मदद करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे आ जाइए, वाटर। द एनर्जी इन द मूविंग वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो वाटर होते हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं? जो एनर्जी है, यानी कि मूविंग वाटर में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी और कुछ अदर यानी कि उनसे अलग कुछ एनर्जी की यूजफुल फॉर्म्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर दी जाती हैं। टू यूज दिस एनर्जी वी बिल्ड डैम। जो इसी एनर्जी का यूज बांध को बनाने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। जो डैम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? डैम्स अलो द वाटर टू फॉल विद फोर्स फ्रॉम हाइट ऑन टू टर्बाइंस। भाई जो डैम्स होते हैं ये फोर्स लगाते, वाटर पर फोर्स लगाते हैं और उन्हें टर्बाइंस की हाइट तक पहुंचाते हैं। टर्बाइंस देन मूव एंड हेल्प प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और टर्बाइंस फिर उसे मूव करते हैं, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। भाई जो एनर्जी का ट्रांसफर है, यानी कि स्थानांतरण है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन एनर्जी इज यूज्ड इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बाई इसमें बताया गया है कि जब हम किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार इंजन बर्न पेट्रोल। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जो कार होती है, ठीक है, जो कार होती है उसमें पेट्रोल को जलाया जाता है और पेट्रोल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है और पेट्रोल उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में उसे मूव कर देता है। आगे विंड मिल्स के बारे में बात करते हैं। विंड मिल्स चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ग्राइंड ग्रेन। भाई जैसे कि जो पवन चक्की होती है उसमें क्या होता है? वो गतिक ऊर्जा, यानी कि जब पवन चक्की होती है, जब वो उससे अनाज को पीसा जाता है तो उसमें गतिक एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बात करते हैं जो सोलर कैलकुलेटर होते हैं। सोलर कैलकुलेटर चेंज सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई जो सोलर कैलकुलेटर होते हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन वी बीट ए ड्रम आवर मस्कुलर एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी। और जब हम किसी भी ड्रम को बजाते हैं तो जो मस्कुलर एनर्जी होती है उसे साउंड एनर्जी में बदल देते हैं। आगे बात करते हैं इन लाउड स्पीकर। भाई जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देते हैं साउंड एनर्जी में। भाई इसमें होता है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है और इसको ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है भाई, उसमें हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जैसे कि ड्रम को बीट करते हैं और फिर वो हमें प्रोड्यूस क्या देती है, यानी कि प्रोड्यूस में हमें क्या मिलता है? साउंड एनर्जी। हमें पता चलता है कि हाँ भाई ड्रम किस तरीके से बज रहा है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि मस्कुलर एनर्जी से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो आप वो मुझे मैसेज में डाल देना,
मैं उसको सॉल्यूशन करूँगी। और आपको ये बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।